जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू एग्ज़ाम कैप्सूल। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जो 7th क्लास की ज्योग्राफी एनसीईआरटी जो शॉर्ट नोट्स के थ्रू हम लोग रिवीजन क्लास स्टार्ट किए हुए थे, उसका पार्ट आप ये पार्ट जो देखेंगे 5 और इसमें हम लोग देखेंगे जल के बारे में। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले ही दे दिया गया है कि सूर्य के ताप के कारण जल क्या हो जाता है, वाष्पित हो जाता है। ठंडा होने पर जल वाष्प संघनित होकर बादलों के रूप ले लेता है और यहाँ से यह वर्षा, ठीक है, हिम अथवा सहिम वृष्टि के रूप में धरती या समुद्र पर गिरता है। तो ये बात सही है, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट में हम लोग जाने से पहले एक यहाँ से हम लोग देखेंगे, एनसीईआरटी में डायरेक्ट दे दिया गया है थलशाला दिया गया। ये छोटे घर के पौधे रखने का एक कृत्रिम अहाता है। कहने का मतलब जैसे कि हम लोग क्या करते हैं, घर में पौधे वौधे रखने के लिए इस टाइप के क्या होता है, कुछ आपका साइज का या शेप का रहता है ना, मग के जैसा। तो इसमें क्या करते हैं हम लोग, पौधा वगैरह लगा देते हैं, उसी के ये बात कर रहा है। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखेंगे जल चक्र होता क्या है। दिया गया है कि जिस प्रक्रम में जल लगातार अपने स्वरूप बदलता है अथवा महासागरों, वायुमंडल एवं धरती के बीच चक्कर लगाता है, उसी को जल चक्र बोलते हैं। सिंपल वे में अगर हम लोग जानने की कोशिश करें तो मैं एनसीईआरटी के बुक से ही दिखा देता हूँ आप लोग के, ठीक है, कि जल चक्र होता क्या है। तो यहाँ पे इस फिगर पे आप लोग ध्यान देना, मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। वैसे देखिए ये जो दिया गया है यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं क्या हो रहा है। नीचे से ये समुद्र है या फिर पोखर वोखर वगैरह है, तो यहाँ से ये वाष्पीकरण हो रहा है, ऊपर जा रहा है, फिर संघनन के द्वारा देखिए ये बादल बन जा रहा है, फिर वार्षण के रूप में नीचे गिर रहा है, वाह ये सब के रूप में। यानी कि ये ऊपर जाता है नीचे आता है, ऊपर जाता है नीचे जाता है, इसी को हम लोग जल चक्र बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वे में हम लोग यहाँ से देखेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ से हम लोग देखेंगे दोस्तों, आप लोग देखते चलिए, हमारी पृथ्वी थलशाला के समान है। जो जल शताब्दियों पूर्व उपस्थित था वो आज भी है। कहने का मतलब ऊपर जा रहा है नीचे आ रहा है, ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है, उसी के बाद बोल रहा है। अब यहाँ से देखेंगे जल वितरण। पृथ्वी की सतह की 3/4 भाग जो जल से ढका हुआ है, एकदम सही बात है। इसीलिए तो हम लोग देखते हैं वो पूरे आपका बुल्लू ही बुल्लू दिखता है, ठीक है, इसीलिए उसको नीला ग्रह भी बोलते हैं। यदि धरती पर थल की अपेक्षा जल अधिक है तो अनेक देशों में जल की कमी के सामना क्यों करना पड़ रहा है, ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है। ये पॉइंट सही बोल रहा है, तो आखिर क्यों करना पड़ रहा है। तो देखिएगा एक निम्नलिखित तालिका बनाकर दिया गया आप ही के बुक में, यहाँ से बुक भी मैं दिखा देता हूँ, उसका मैं शॉर्टकट लिखा हूँ, तो वैसे यहाँ से आप देख सकते हैं। महासागर में कितना बता रहा है, 97.3। बर्फ छत्रक में बता रहा है 0.2 यानी कि 2 बता रहा है। भूमिगत जल क्या बता रहा है, 0068 बता रहा है। झीलों का आवरण कितना बता रहा है, तो आप यहाँ से देख सकते हैं 0.009 बता रहा है। उसी तरह आप नीचे नमक झील, वायुमंडल, नदी वगैरह टोटल लेके 100% बता रहा है, ठीक है। वही मैं पॉइंट को यहाँ से मैं लिख दिया हूँ, महासागर में इतना, बर्फ में भूमिगत वगैरह, ये सब सारा चीज़ यहाँ करके मैं 100% दिखा दिया हूँ। वैसे आप लोग को नोट्स में दूंगा तो ये सारी चीज़ उसमें इंक्लूड रहेगा। देन उसके बाद क्या दिया है, इजराइल के मृत सागर एक है में, वहाँ पे 340 ग्राम प्रति लीटर लवणता होती है। तैराक जो होता है ना, जो इसमें तैराक करने वाला, तैरने वाला, उसमें पलाव कर सकते हैं, क्योंकि नमक की अधिकता इसे क्या बना देती है, सघन बना देती है। लवणता 1000 ग्राम के मौजूद नमक की मात्रा होती है और महासागर की औसत लवणता जो होती है 35 भाग प्रति 1000 ग्राम होती है। अब समझेंगे मेरे लैंग्वेज में कि इजराइल के एक मृत सागर है, वहाँ पे 340 ग्राम प्रति लीटर वहाँ पे लवणता यानी कि नमक की मात्रा पाई जाती है, ठीक है। तैराक इसमें क्या कर सकते हैं, आसानी से
पौड़ सकते हैं। पौड़ने का मतलब हम लोग की भाषा में तैर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि अधिकता वहाँ पे नमक की मात्रा पाई जाती है और 1000 ग्राम में जितना नमक पाया जाता है ना उसी को लवणता बोलते हैं। और महासागर के लवणता जो होता है 35 ग्राम प्रति 1000 में, ठीक। और 22 मार्च को क्या बनाते हैं, विश्व जल दिवस मनाया जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। फिर यहाँ से दिया गया है कि महासागरीय परिसंचरण क्या होता है। महासागरों की गति को इस प्रकार वर्गीकृत कर सकते हैं जैसे कि तरंगे, ज्वार भाटा एवं धारा के रूप में। तो सबसे पहले तरंगे क्या होता है, यानी कि तरंग क्या होता है, जब महासागरीय सतह पर लगातार जो महासागर सतह जो होता है ना उठता और गिरता है तो इन्हें क्या कहते हैं, तरंग कहते हैं। अब देखिए भूकंप, ज्वालामुखी, उद्गार या फिर जल के नीचे भूस्खलन के कारण महासागरीय जल अत्यधिक विस्थापित होता है, ये तो बात सही है। और इसके परिणाम स्वरूप 15 लीटर तक की ऊंचाई वाले ज्वारीय तरंग उठ सकती है, उस जिसे सुनामी कहते हैं। इस चीज़ को हमेशा माइंड में बैठा कर रखना है, ठीक है। अब आपसे कोई पूछे तरंग तो हम लोग जान लिए, सुनामी क्या होता है ये भी देख लिए, ठीक है। जो ऊपर उठता गिरता तरंग होता है और भूकंप, ज्वालामुखी वगैरह से या भूस्खलन के द्वारा जब जल विस्थापित होता है 15 मीटर तक के ऊंचाई तक, तो ये सारा चीज़ आपका क्या होता है, आप यहाँ से देख सकते हैं सुनामी कहते हैं इसको। लेकिन ज्वार भाटा अगर आपसे पूछ दिया जाए तो आप क्या बोलिएगा, तो दिन में 2 बार नियम के अकॉर्डिंग आप देखिएगा महासागरीय जल को ऊपर उठना और गिरना ज्वार भाटा कहलाता है। सूर्य और चंद्रमा की आकर्षण शक्ति के कारण जब समुद्र का जल ऊपर की ओर उठता है तो उसे ज्वार और नीचे की ओर जब गिरता है तो उसे भाटा। याद रखिएगा जब जल होता है ना उसका प्रोसेस वही होता है, ऊपर उठेगा नीचे गिरेगा, ठीक है। तो ऊपर जब उठेगा तो उसको क्या बोलते हैं और नीचे जब गिरेगा तो उसको क्या बोलते हैं, ये चीज़ दिमाग में, तो उसको बोलते हैं ज्वार और नीचे गिरने को कहते हैं भाटा। तो याद रखिएगा, ठीक है, यहाँ मैं लिख भी दिया हूँ। अब देखिए यहाँ से दिया गया है कि सूर्य में चंद्रमा के शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पृथ्वी के सतह पर ज्वार भाटे आते हैं। गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, ठीक है, जब सूर्य और चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल की बात करेगा तो उसी में दे दिया गया है। यहाँ से ही हम लोग को समझना है कि पूर्णिमा अथवा अमावस्या के दिन में सूर्य, चंद्रमा एवं पृथ्वी एक सीधी होती है उस समय, जिसके कारण उच्च ज्वार भाटा उठते हैं, उसे बृहद, उच्च का मतलब बृहद, बृहद का मतलब बड़ा, तो एक सीधी रेखा में रहता है। तो देखिए ये बृहद क्या आपका आइकन यहाँ दिखाया गया है, ठीक है, एक ही लाइन में है। अब एक ही लाइन में होने के वजह से क्या होता है ना, ध्यान से देखिएगा, तो सूर्य और चंद्रमा जो होता है ना, यहाँ से मैं दिखाने की कोशिश करूँगा आप लोग को बताने के। देखिए ये सूर्य हो गया और ये चंद्रमा हो गया, तो ये दोनों अपने ओर खींचते हैं पृथ्वी को, ठीक है, इसीलिए उच्च ज्वार भाटा आता है। और इस समय भी देखिएगा तो पृथ्वी कौन है, ये पृथ्वी है, तो पृथ्वी को सूर्य भी खींच रहा है और यहाँ चंद्रमा भी, इसीलिए इस पर क्या होता है। लेकिन लघु का मतलब छोटा होता है, तो इसका प्रोसेस देखेंगे। दिया गया है कि चांद और सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल विपरीत दिशा से महासागरीय जल का मतलब विपरीत दिशा में जो होता है ना उसका गुरुत्वाकर्षण बल वो महासागरीय जल पर पड़ता है, जिसके परिणाम स्वरूप क्या होता है, लघु होता है, ठीक। कैसे, तो यहाँ सूर्य देखिए और यहाँ देखिए क्या चीज़ देखिए, पृथ्वी देखिए, और यहाँ तो देखिए सिंपल वे में तो पृथ्वी को हमेशा चंद्रमा और सूर्य तो ये खींचेगा आकर्षण बल के वजह से, ठीक है, तो ये खींचेगा, लेकिन ये विपरीत दिशा में है तो इसलिए उतना मतलब आकर्षण बल नहीं लगेगा, इसलिए इस समय लघु हम लोग बोल देते हैं। महासागरीय धाराएं क्या होता है, तो निश्चित दिशा में महासागरीय सतह पर नियमित रूप से बहने वाली जल धाराएं होती है। महासागरीय धाराएं गर्म या ठंडी हो सकती है, एकदम सही बात है। इस पॉइंट को हमेशा माइंड में रखना है कि गर्म और ठंडा दोनों हो सकता है।
फिर नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है, अब यहाँ से हम लोग देखेंगे कि गर्म क्या होता है और ठंडा, दोनों में फ़र्क हम लोग देखेंगे। तो गर्म महासागरीय धारा में पॉइंट बोल रहा है कि भूमध्य रेखा के निकट उत्पन्न होता है। तो हम लोग को भी पता है जो 0 डिग्री होता है भूमध्य रेखा या इक्वेटर हम लोग बोलते हैं उसी के, क्योंकि वहाँ पर उष्णकटिबंधीय होता है तो वहीं पर उत्पन्न होता है, ध्रुवों की ओर प्रवाहित होती है। और गल्फ स्ट्रीम गर्म जल धाराएँ है, गर्म धाराओं से स्थलीय सतह का तापमान गर्म हो जाता है, इस चीज़ को याद रखना है। ये कहाँ पे, तो भूमध्य रेखा के पास उत्पन्न होता है और ये ध्रुव की ओर प्रवाहित होता है, मतलब वहाँ से चलना स्टार्ट होता है। और उसका एग्जाम्पल एक गल्फ स्ट्रीम जो है एग्जाम्पल आप ले सकते हैं। फिर यहाँ पे देखिएगा ठंडी महासागरीय धाराएँ क्या होता है, तो दिया गया है कि ध्रुवों या उच्च अक्षांशों से उष्णकटिबंधीय या निम्न अक्षांश की ओर यानी कि बाहर से यहाँ पे प्रवाहित होती है। तो ये क्या होता है, जैसे एग्जाम्पल में ले सकते हैं लेब्राडोर, एक शीत महासागरीय जलधाराएँ है, मतलब गर्म और शीत यानी कि ठंडा का बात यही प्रोसेस होता है। मैं एक बार यहाँ बताने की कोशिश करूँगा, आप एग्जाम्पल में ये ले लो, ठीक। एग्जाम्पल में फिर से मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, इसको आप लोग अच्छा से देखने की कोशिश करना। ये मेरा माउस की वजह से मेरा गड़बड़ हो जा रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ट्राई करते हैं। तो ये 0 डिग्री हो गया, इसी को बोलते हैं इक्वेटर बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ से गर्म चलना स्टार्ट होता है, लेकिन यहाँ शीत हो जाना, शीत, तो यहाँ से ये जो आता है ये ठंडा आता है, वो सिंपल वे में समझ लेना है। फिर पॉइंट एक दिया गया आप ही के बुक में, जिस स्थान पर गर्म एवं शीत धाराएँ मिलती है वह स्थान विश्व भर में सर्वोत्तम मत्स्य क्षेत्र, मतलब देखिए यहाँ से भी आएगा और यहाँ से ये जाएगा, तो कहीं ना कहीं तो मिलेगा। तो यहाँ पे ज़्यादा करके मछली आके मतलब वहाँ घूमते फिरते हैं, तो सबसे ज़्यादा मत्स्य का क्षेत्र होता है। जापान के आसपास एवं उत्तर अमेरिका के पूर्वी तट में इसका उदाहरण आप देखने को आप लोग को मिल जाएगा। तो यहाँ से हम लोग देख चुके क्या चीज़, महासागरीय धारा क्या होता है, तो एक गर्म होता है, एक ठंडा होता है। ठंडा क्या होता है, गर्म क्या होता है, इन लोग के एग्जाम्पल ज़रूर आप लोग याद रखिएगा। उम्मीद करता हूँ एक एक पॉइंट आप लोग को समझ में आया होगा। अगर कहीं से भी आपको दिक्कत लगे तो एक बार कमेंट ज़रूर कीजिएगा, जल्द ही आप लोग के मैं टोटल नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा। वैसे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, उसको एक बार विजिट ज़रूर कीजिएगा। वैसे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो दिया गया है उसको एक बार विजिट ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।